हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानी वीडियो। इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के पेपर का हम आपके लिए हल लेकर आ चुका हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए 1 अंक तथा 2 अंक यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 14 तक के प्रश्नों का हल आपको बता देता हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो, यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो इस वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर 22 तक का आपको पूरा हल यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो प्रत्येक क्वेश्चन को जो छात्रों हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझते हुए चलेंगे। तो छात्रों, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को जो समझते चलना है, आपको समझने पे ज़्यादा फोकस देना है। छात्रों, ये जो पेपर है यूट्यूब पर बहुत वायरल हो रहा था, इसलिए मैंने आपको जो है सोल्यूशन यहाँ पर बना दिया हूँ। तो आपको जो है विशेष रूप से इन प्रश्नों की तैयारी आपको कर लेनी है। आपको बिल्कुल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कल के पेपर में, तो आप इनको बिल्कुल जरूर से तैयार कर लेना। तो छात्रों, आइए हम वीडियो को अपने इस तरीके यहाँ पर शुरू करते हैं। आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन दिख रहा है, उस लाइक बटन को आप जरूर से दबा देना। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो छात्रों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको जो है प्रत्येक प्रश्न को जो है बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, प्रश्न 15 आपको दिया है, अम्ल और क्षार में कुछ 4 अंतर लिखिए। यहाँ पर आपको अम्ल और क्षार में अंतर लिखना है। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर आपको अम्ल और क्षार में अंतर दिया गया है। तो देखिए, एक तरफ आप कॉलम बनाएंगे अम्ल का, दूसरी तरफ आप कॉलम बनाएंगे क्षार का। तो देखिए, पहला पॉइंट देखते हैं। अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं ना, हाइड्रोजन आयन देते हैं। लेकिन जो क्षार होते हैं जल में के जलीय विलयन में यानी जल में के देते हैं छात्रों, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। और दूसरा आपको पॉइंट यहाँ पर ये याद रखना छात्रों, जो अम्ल होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यहाँ पर आपके लिखेंगे नीला कर देते हैं। ठीक है। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनवर्ड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउनलोड ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमें दिया है श्वसन, यानी जो हम सांस लेते हैं उसको हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, हमें इसके बारे में यहाँ पर बताना। तो देखिए छात्रों, इसको उत्तर हम देखते हैं। जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। हम ऊर्जा चाहिए ताकि हम जो है अपना जीवन यापन कर सकें, हम कोई भी काम कर सकें। ये ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है छात्रों? भोजन से प्राप्त होती है। अब जब पाचन क्रिया, जब मतलब कि जब भोजन पचता है तो जो ऊर्जा होती है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। भोजन जो है मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। श्वसन इस अभिक्रिया का विशेष नाम है। छात्रों, आप यहाँ पर इतना लिख देंगे, है ना। मतलब कि जो ग्लूकोज होता है वे ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या करता है छात्रों? ऊर्जा प्रदान हमें करता है। तो आप यहाँ पर जो एक इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन है C6H12O6। ये किसका है? कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है, प्लस 6O2, है ना। मतलब कि हमने छः आयतन ऑक्सीजन लिया है। तो देखिए, मतलब कि यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं? 6 है, हाइड्रोजन है 12, ऑक्सीजन यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है। इसको आप इक्विवेलेंट करेंगे तो देखिए 6CO2 आएगा, मतलब कि 6 कार्बन और 12 ऑक्सीजन। तो देखिए 6 कार्बन गए और यहाँ पर देखिए 12 ऑक्सीजन यहाँ पर गए, प्लस यहाँ पर देखिए 6H2O, मतलब कि 6 दूनी 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर 12 हाइड्रोजन गए और 6 ऑक्सीजन यहाँ पर गए। तो यहाँ पर जो है समीकरण जो संतुलित हो गया है, प्लस कुछ मात्रा में जो यहाँ पर ऊर्जा जो है उत्सर्जित यहाँ पर हो गई। इस प्रकार जो है छात्रों, यहाँ पर आपको समीकरण लिखना है। आपने करे क्या? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को मिलाकर यहाँ पर जो है अपने इक्वेशन को सोल्व कर दिया। अब 17वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं छात्रों, ऑक्सी और अनॉक्सी शोषण में आपको यहाँ पर अंतर लिखना है। तो देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं ऑक्सी और अनॉक्सी शोषण में अंतर। तो देखिए, पहला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, सिंपल सा है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को हम ऑक्सी शोषण कहते हैं, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को हम अनोक्सी शोषण कहते हैं। आप छात्रों यहाँ पर कॉलम बनाकर याद करिएगा, याद लिखना है आपको, एक तरफ ऑक्सी और दूसरी तरफ अनोक्सी। ठीक है, इस प्रकार जो आपको कॉलम बनाकर याद रखना है। जैसे कि देखिए, ये पहला कॉलम है तो आप इसे ऑक्सी शोषण में लिखेंगे, ये अनोक्सी का है तो आप इसे अनोक्सी वाले में लिखेंगे। दूसरा में आप देखते छात्रों, ऑक्सी शोषण में
भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनोक्सी श्वसन में ग्लूकोज का जो है या फिर भोज्य पदार्थों का जो है अपूर्ण ऑक्सीकरण यहाँ पर होता है। तीसरा, ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन है ना तथा जल हमें बनता है, जल हमें प्राप्त होता है। लेकिन अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिल एल्कोहल यहाँ पर बनता है, एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5। अब समीकरण भी आप यहाँ पर लिख देंगे। ऑक्सी श्वसन में आप समीकरण के लिखेंगे, देखिए आप यहाँ पर देखिए सी मतलब कि वही जो आपने पहले लिखा था अभी, है ना। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट लेकर आप कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन के से आपके बना रहे हो, वहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और आप बना रहे हो जल, है ना। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन के मिश्रण से आप बना रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। और अनोक्सी श्वसन में आप कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पर एथिल एल्कोहल के मिश्रण का से क्रिया कराकर आप बना रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा था कि यहाँ पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जल, और अनोक्सी श्वसन में बन रहा था क्या, कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिल एल्कोहल। तो इस प्रकार जो छात्रों यहाँ पर आपको समीकरण यहाँ पर लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन छात्रों हमें दिया है, आयताकार कांच के गुट के द्वारा अपवर्तन को चित्र सहित समझाइए। ये छात्रों जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इससे प्रैक्टिकल करवाएंगे आपके स्कूल में। तो देखिए कांच का जो गुटका होता है, इसमें हमें यहाँ पर अपवर्तन क्रिया को समझाना। तो देखिए छात्रों, कांच की पट्टी में से अपवर्तन, तो छात्रों यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से समझिएगा। कांच की पट्टी में से अपवर्तन, छात्रों देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है PQRS, ये क्या छात्रों, गुटका है, कांच का आयताकार गुटका है। इसमें से देखिए एक किरण ए जो है वे क्या हो रही है, आपतित होती है, मतलब कि ये क्या है, आपतित किरण है। और अविलंब के लंबवत, यहाँ पर देखिए अविलंब के लंबवत जो है यहाँ पर ER दिशा में जो है अपवर्तित यहाँ पर हो जा रही है। ये पहली सतह PQ के लिए। अब जो SR है, इसके लिए जो ER जो किरण है वे क्या होगी, आपतित किरण होगी, क्योंकि जो है इससे वह आ रही है। और FD है वे क्या होगी, अपवर्तित यानी कि निर्गत किरण यहाँ पर होगी। ठीक है, तो मतलब कि देखिए PQ सतह के लिए जो AE किरण है वे क्या है, आपतित है। और EF क्या है, अपवर्तित है। और SR सतह के लिए EF जो किरण है वे क्या है, आपतित है। और FD क्या है, निर्गत किरण यहाँ पर है। आप यहाँ पर नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। N1 N2 क्या है छात्रों, N1 N2 है अविलंब, ठीक है, यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो छात्रों आपको लिख देना है, यहाँ पर वही लिखा है। देखिए प्रकाश के व्युत्क्रम गमन का सिद्धांत और एक आयताकार कांच की पट्टी में से अपवर्तन। देखिए आप क्या करते हो, एक आयताकार कांच की पट्टी पर चित्रानुसार विचार कीजिए। फलक जो PQ है यानी जो सतह PQ है पर उस पर एक आपतन कोण पर एक किरण AE आपतित होती है। कांच की पट्टी में प्रवेश करने के बाद यह अविलंब की ओर मुड़ती है और EF दिशा में एक अपवर्तन कोण पर गति करती है। जो अपवर्तित किरण EF है वे फलक SR पर एक आपतन कोण पर आपतित होती है, मतलब कि वे फलक SR पर क्या, आपतित किरण कहलाती है। निर्गत किरण FD अविलंब से दूर अपवर्तन कोण E पर यहाँ पर हटती है। इस प्रकार निर्गत किरण FD किरण AE के समांतर होती है, मतलब कि जो FD है यहाँ पर जो FD है आपको दिख रही है वह AE के समानांतर, मतलब कि उसकी जैसी एक ही जैसी यहाँ पर होती है। लेकिन यह आपतित किरण के सापेक्ष इस तरह समानांतर फलकों वाले अपवर्तक माध्यम से निर्गत किरण के पथ में एक्सेप्ट होता है। अब 19वें क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिए छात्रों, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण और निवारण हमें यहाँ पर समझाना है। तो छात्रों देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं निकट दृष्टि दोष। तो देखिए छात्रों, आप नाम से कंफ्यूज मत होना। नाम से देखिए ऐसा लगता है कि निकट दृष्टि दोष में हमें निकट का दोष होता है और दूर दृष्टि दोष में हमें दूर का दोष होता है, लेकिन ये जो है बिल्कुल विपरीत है। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता क्या है, इसमें मनुष्य को जो है निकट की यानी जो पास की वस्तु है बहुत तो स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु दूर की जो वस्तु है वह स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और दूर दृष्टि दोष में जो है इसका बिल्कुल विपरीत है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु जो पास यानी निकट की वस्तु है वे यहाँ पर स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसे हम दूर दृष्टि दोष यहाँ पर कहते हैं। अब देखिए कारण हम यहाँ पर देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष के। तो देखिए छात्रों, निकट दृष्टि दोष का पहला कारण यह है कि लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ जाती है।
अर्थात जो नेत्र के गोले की त्रिज्या है वह बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें केवल पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। और दूसरा, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, अर्थात लेंस का जो है मोटा जाने के कारण जो है उसकी फोकस दूरी जो है कम हो जाती है ना, मतलब कि हम सिर्फ पास का बस देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण हम देख लेते हैं। तो छात्रों, इस दोष को दूर करने के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त किया जाना चाहिए जो नेत्र की अभिसारी क्षमता को कम कर दे। इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं छात्रों? अवतल लेंस का प्रयुक्त करते हैं, है ना। याद रखना आपको, निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यह आपका बहुविकल्प प्रश्न में भी आ सकता है। और देखिए, दूरदृष्टि दोष जो है बिल्कुल निकट दृष्टि दोष का उल्टा है। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष का हम यहाँ पर कारण देखते हैं। तो देखिए, पहला हम कारण देखते हैं, बिल्कुल विपरीत होगा उसका। देखिए, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता छात्रों? लेंस से रेटिना तक की दूरी जो है बढ़ जा रही थी, और यानी कि जो गोले की त्रिज्या है वो बढ़ जा रही थी, लेकिन इसमें जो है कम हो जा रही है। लेंस से रेटिना तक की दूरी कम हो जा रही है और गोले की त्रिज्या भी यहाँ पर कम हो जा रही है। दूसरा, लेंस के पृष्ठों की वक्रता जो है कम हो जा रही है, अर्थात लेंस जो है पतला हो जा रहा है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जा रही है। तो देखिए छात्रों, दृष्टि दोष का निवारण हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, इस लेंस को, है ना, इस दोष के निवारण के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जो नेत्र की अभिसारी क्षमता को बढ़ा दे, अर्थात हम उत्तल लेंस का यहाँ पर प्रयुक्त करना चाहिए। छात्रों, यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीसवां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, निम्न रासायनिक समीकरण को आपको संतुलित करना है। तो छात्रों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने जो आपको आना चाहिए, तो देखिए, पहला आपको दिया है HNO3 प्लस CaOH2 टेंस टू CaNO3 प्लस H2O। रासायनिक समीकरण में होता है छात्रों, जो आपको तत्व दी गए है वे दोनों साइड जो है समान आयतन में यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर हाइड्रोजन है एक आयतन, NO3 है 3 आयतन, Ca है 1 आयतन, OH2 है, OH जो है 2 आयतन। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर बना Ca। तो देखिए छात्रों, Ca जो है 1 आयतन में है, NO3 3 आयतन में, मतलब कि दोनों जो है बराबर है। H2 जो है 2 आयतन में। तो देखिए यहाँ पर जो है H2 भी यहाँ पर जो है 2 आयतन में यहाँ पर हो गया, ठीक है। लेकिन छात्रों, जो O है वे एक ही आयतन में है, जबकि इसे 3 आयतन में हो। साथों हम करेंगे किस पर संतुलित करेंगे? तो देखिए छात्रों, हमने यहाँ पर HNO3 का आगे लगा दिया दो आयतन इसे कर दिया HNO3 को, और CaOH2 को वैसा का वैसा रहने दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या छात्रों, Ca एक आयतन यहाँ पर हो गया। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन 2 आयतन हो गया, NO3 जो है 3 दूनी 6 आयतन यहाँ पर हो गया। Ca 1 आयतन है, और OH जो है 2 आयतन यहाँ पर है। तो देखिए छात्रों, Ca 1 आयतन बिल्कुल करेक्ट है, NO3 6 आयतन है, 3 दूनी 6 आयतन है। तो देखिए ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ट्वाइस H2 मतलब कि जो हाइड्रोजन है 2 आयतन में। तो देखिए छात्रों, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखिए O भी 2 आयतन में, देखिए ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा में यहाँ पर देखते हैं NOH प्लस H2SO4 टेंस टू Na2SO4 प्लस H2O। यहाँ पर भी देखिए जो समीकरण है वह संतुलित नहीं है। तो देखिए हम किस प्रकार संतुलित करेंगे? NOH की लगा दी हमने, आगे लगा दिए 2। तो देखिए, और तो देखिए 2 आयतन Na हो गया, 2 आयतन OH हो गया, 2 आयतन हाइड्रोजन हो गया, और 4 आयतन SO हो गया। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार संतुलित हुआ? यहाँ पर Na2 हुआ है, तो देखिए 2 2, ये देखिए दोनों जो है बराबर है। SO4 4 आयतन SO4 है, तो देखिए दोनों जो है बराबर है। 4 हाइड्रोजन, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, देखिए 2 2 और 2 4, ये भी जो है बराबर है। और ऑक्सीजन 2, तो देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है वे भी यहाँ पर बराबर है। इस प्रकार जो छात्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इसे चौथे पाँच बता आप जो है सेल्फ सॉल्व कर लेना, वेरी इजी है। आपको बुक में भी यहाँ पर मिल जाएगा, बुक में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न 21 में दिया है, प्रजनन से आप क्या समझते हैं? प्रजनन में DNA द्विगुणन का क्या महत्व है? तो देखिए, प्रजनन किसे कहते हैं? जीवों में अपने जैसे संतान पैदा करके वंश में वृद्धि करने की क्रिया को हम प्रजनन यहाँ पर कहता है। मतलब कि जो भी आदमी होता है, जो भी कुछ भी होता है, वह क्या करता है? संतान प्राप्त करता है, संतान को उत्पन्न करता है।
तो उससे क्या होता है, वंश में उनकी वृद्धि होती है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। अब दूसरे भाग में देखते हैं प्रजनन में डीएनए द्विगुणन का महत्व। तो देखिए थोड़ा बड़ा है यहाँ पर। प्रजनन में डीएनए प्रतिकृति प्राणी के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। यह स्पीसीज में पाई जाने वाली विभिन्न विशेषताओं के अस्तित्व को बनाकर रखने में सहायक है। चाहे डीएनए प्रतिकृति की प्रणाली पूरी तरह से यथार्थ नहीं है, फिर भी इसमें विभिन्नता बहुत धीमी गति से उत्पन्न होती है। इसमें नई विभिन्नता के साथ साथ पुरानी पीढ़ियों की विभिन्नता संग्रहित रहती है। इसलिए समष्टि के दो जीवों में विभिन्नता के पैटर्न में भी काफ़ी अलग होते हैं। इसके द्वारा दो या अधिक एकल जीवों को विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं। डीएनए का प्रतिकृति पीढ़ियों तक गुणों को आगे लेकर चलती है। इससे शारीरिक डिजाइन में समता बनी रहती है, पर नई विभिन्नता के कारण इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। इससे प्राणी का अस्तित्व जो है बना रहता है, चाहे उसमें कुछ अंतर आ जाता है। डीएनए आनुवांशिक गुणों का संदेश है जो जन्म से संतान को प्राप्त होता है। इसके केंद्रक में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना जो है विद्यमान रहती है। सूचना के बदल लाने पर प्रोटीन भी बदल लाएगी, जिस कारण शारीरिक अधिकल्प में भी विविधता उत्पन्न हो जाती है। डीएनए प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता है। जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण डीएनए की प्रतिकृति में कुछ विभिन्नता यहाँ पर जो उत्पन्न हो जाती है। आप इस प्रश्न को बिल्कुल रट लेना, क्योंकि बायोलॉजी जो है मुझसे उतनी अच्छी यहाँ पर बनती नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगला आपको दिया है, कोई डॉक्टर धन 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको जो है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। लेंस की क्षमता आपको दी गई है। बताइए निर्धारित जो लेंस है अभिसारी है या अपसारी है। तो देखिए यहाँ पर देखिए छात्रों से हम हल करते, तो देखिए लेंस की क्षमता जो आपको कितने दी गई है, यहाँ पर आपको दी गई है 1.5 डायोप्टर। क्षमता का हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। क्षमता बराबर से होता है, लेंस क्षमता बराबर से होता है 1/f। एफ जो है यहाँ पर मीटर में यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए 1.5 इज इक्वल टू से 1/f। तो देखिए क्षमता का मान हमने यहाँ पर रख दिया 1/1/f। तो देखिए यहाँ पर हमें जो है फोकस का मान ज्ञात करना। तो देखिए f बराबर से 1/1.5 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए इज इक्वल टू से देखिए 1/5 हमें से पूर्णांक बनाना है, मतलब कि हमें इसे 15 बनाना। तो देखिए छात्रों ऊपर क्या आएगा, ऊपर जो है एक के बाद देखिए दशमलव के बाद जितने अंक रहते हैं उतने वहाँ पर शून्य यहाँ पर लग जाएंगे। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर एक के बाद यहाँ पर एक शून्य यहाँ पर लग गया। तो देखिए छात्रों यहाँ पर कितने हो गए, 10 बटे ऊपर 10 बटे नीचे 15। तो देखिए 5 दूनी 5 भाग दे दिए, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दिया 15 यहाँ पर हो गया। अब देखिए छात्रों यहाँ पर 2/3 आया। तो देखिए हमें जो फोकस दूरी जो है सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। तो देखिए ये मीटर में है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो देखिए हम 2/3 में 100 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 200/3 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। 200 में 3 का भाग देने पर यहाँ पर जो है 66.66 सेंटीमीटर जो है हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अतः लेंस की जो फोकस दूरी कितनी निकलेगी, 66.66 सेंटीमीटर आपकी निकलेगी। और लेंस की क्षमता जो है आपको धनात्मक में दी गई है। देखिए लेंस की क्षमता जो है आपको धनात्मक में दी गई है, इसलिए लेंस क्या है, अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस यहाँ पर होगा। और यदि ऋणात्मक दी रहती तो आपको जो लेंस है वह अपसारी यानी कि अवतल यहाँ पर होता। तो छात्रों इस प्रकार जो हमने आपके सभी पेपर का हल देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नंबर, तब तक जय हिंद जय भारत।